के बीच दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने केजरीवाल के इलाज के तरीके में बदलाव की जरूरत से इनकार किया है। हालांकि तिहाड़ प्रशासन को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल के ब्रेकफास्ट और लंच के समय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। केजरीवाल की डाइट के ऊपर मचे इस घमासान के बीच न्यूज 18 इंडिया से तिहाड़ के डीजी ने बात की। ये बताया कि खाने के मेन्यू आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत ही बनाया जाता है और इसके साथ ही तिहाड़ में इस वक्त शुगर के करीब 900 से ज्यादा कैदी हैं जिन्हें दवाएं इंसुलिन जरूरत पड़ने पर दी जाती है। अब सरकार से नियुक्त सीनियर डॉक्टर इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल जी हैं। सर, आम आदमी पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कोर्ट तक चली गई है, आरोप लगा रही है धीमा जहर अरविंद केजरीवाल को दिया जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, बीमार हैं, उनकी तीमारदारी नहीं हो पा रही है जेल में। सर, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जानना चाहेंगे, आप डीजी हैं, 20,000 से ज्यादा कैदियों का भार आपके ऊपर है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? किस चीज पर? अरविंद केजरीवाल को लेकर जो आरोप लग रही पार्टी लगा रही है। मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो मेरे पास मेरे कानून हैं, मेरा मैनुअल है जिसके तहत मैं काम करता हूँ। आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। आई एम सॉरी। सर, अरविंद केजरीवाल अगर एक मुख्यमंत्री छोड़ दें, हम एक कैदी के तौर पर अगर देखें, 20,000 कैदी हैं, अगर उन्हें एक सामान्य एक नागरिक के तौर पर देखें तो क्या वो अपने मानवाधिकारों का उपयोग, मौलिक अधिकारों का उपयोग जेल के अंदर कर पा रहे हैं जैसे बाकी कैदी करते हैं? आपने जैसा कहा, मेरे पास किसी भी दिन 20,000 से अधिक कैदी होते हैं। ये एक छोटे शहर जैसा होता है। 3 परिसर में है और 16 जेलों के बीच में है, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एकोमोडेशन की समस्या रहती है। समस्याएं उसी के हिसाब से बढ़ती हैं, लेकिन हर कैदी को मैनुअल के आधार पे जो उसका अधिकार है उसको मुहैया कराना मेरा इट्स माय बाउंडेड ड्यूटी। जैसे आप कहते हैं कि जैसे 10 कैदियों पे एक बाथरूम होना चाहिए, चाहे वो स्थिति है हमारे यहाँ, या जैसे जिस समय आप कैदी हैं तो जो भी अंदर हमारे साथ रह रहे हैं उनके मानसिक और मतलब वैचारिक में बदलाव लाने के लिए मेडिटेशन स्किल, साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स, बहुत सारी वर्कशॉप होती है, वो कराना है, वो तो सभी के लिए उपलब्ध होता है। अब वो हो रहा है, बहुत सौ में कई लोगों की रुचि होती है वो ज्वाइन करते हैं, कईयों की रुचि नहीं होती वो नहीं ज्वाइन करते। ये तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन बेसिक राइट्स जो आपको एज पर जेल मैनुअल आपकी होनी चाहिए वो सबको मिलते हैं, मिलने चाहिए। जब उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान और इजराइल के बीच किसी युद्ध के हालात खत्म नहीं हुए हैं। इसके पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू कोई बड़ा फैसला ले, वो 3 बहुत गंभीर क्राइसिस से गिर चुके हैं। अब इजराइल की सेना को ये डर है कि कहीं इस हालात का फायदा ईरान न उठा ले। चौबीस घंटों के अंदर इजरायल और ईरान की टक्कर में 3 बड़ी घटनाओं ने बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 1, अमेरिका ने इजरायली सेना की एक स्पेशल यूनिट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 2, इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेतन्याहू को शॉक नंबर 3, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा है कि ईरान की मिसाइल पावर देखकर इजरायल खौफ में डूब चुका है। इस वक्त ईरान के इजरायल पर हमले और गाजा पर इजरायल की लगातार बमबारी के बीच नेतन्याहू की बहुत ही खतरनाक फोर्स इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुकी है। पश्चिमी मीडिया देखिए, उनके अखबार देखिए, इजरायल की नेत्जा येहूदा बटालियन पर बाइडन प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। इस बटालियन पर आरोप है कि उसने फिलिस्तीनियों पर खूब जुल्म ढहाए हैं।
देखा जाए तो अमेरिका से आ रही ये खबरें बता रही हैं कि बहुत बड़े विवाद में घिर चुकी है इजरायल की नेत्जा यहूदा बटालियन। इस बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकार उल्लंघन का इल्जाम है। 1999 में बनाई गई बटालियन में सिर्फ पुरुष सैनिक हैं और वो भी अति रूढ़िवादी पुरुषों को इसमें लिया जाता है। नेत्जा यहूदा बटालियन पर लगे इल्जाम 7 अक्टूबर 2023 से पहले के हैं, लेकिन वेस्ट बैंक का दूसरा सच यह है कि 7 अक्टूबर के बाद से वहां 460 से ज्यादा लोगों की इजरायल की सैन्य कार्रवाई में मौत हो चुकी है। इजरायल की नेत्जा यहूदा बटालियन पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है कि इससे अमेरिका से कोई सैन्य मदद नहीं मिलेगी। इसलिए यही है बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 1। नेत्जा यहूदा बटालियन पर पाबंदी का मतलब इजरायल की सेना पर काला धब्बा। नेतन्याहू पहले ही अपने घर में लगातार प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं और अब उन्होंने अमेरिका की तरफ से आ रही इस रिपोर्ट को नाक का सवाल बना लिया है। बाइडेन का आक्रामक रवैया देखकर नेतन्याहू को बहुत गुस्सा आया है। अब नेतन्याहू की तरफ से रिएक्शन ऐसा आया है कि साफ लग रहा है कि इजरायल अब ईंट से ईंट बजा देगा, उसकी राह में जो आएगा तबाह कर दिया जाएगा। אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू को शॉक नंबर 2। इजरायली सेना के इंटेलिजेंस चीफ एहरॉन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया। पूरी दुनिया ने इजरायली टैंकों को जलते हुए देखा। 1000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों और सैनिकों की मौत हुई। इसी के बाद से इजरायल में अंदरूनी कोहराम मचा था। इस हमले के बाद इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख मेजर जनरल एहरॉन हलीवा बहुत दबाव में थे और अब उन्होंने अपने ओहदे को छोड़ने का फैसला किया। ये ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू के सामने बहुत से फ्रंट खुले हुए हैं और उनके कमांडर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। गाजा पर रोजाना नॉन स्टॉप बमबारी के बावजूद इजरायल अब तक हमास को खत्म कर पाने में नाकाम साबित हुआ है। गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन नेतन्याहू अब भी खाली हाथ है। 2024 में अप्रैल का महीना इजरायल के लिए ही नहीं, इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। अमेरिका इजरायल की मदद करने की बजाय उसकी सेना पर पाबंदी लगा रहा है। इजरायल की पब्लिक नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और इन सबके बीच ईरान से बड़े युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है। तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने मिलिट्री कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई। इसे ईरान की पावर स्टेटमेंट कहा जा रहा है क्योंकि खामनेई ने इस मीटिंग में ऐसी बात कह दी है जिसे लेकर इजरायल के जवाबी हमले वाले दावों पर सवाल और तेज हो गए हैं। چندش خورد چندش نخورد اینا مسائل در دست دومه. مسئله اول ظهور قدرت اراده ملت ایران। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया था क्योंकि 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ और 98% हमलों को आसमान में ही रोक दिया गया। जबकि इजरायल से आई तस्वीरों से साफ है कि 13 अप्रैल की रात ईरान की कुछ मिसाइल इजरायल के सुपर सीक्रेट नेवातिम एयरबेस पर गिरी थी। इन मिसाइलों के साथ बड़े बम नेतन्याहू के साथ इजरायल की साख पर गिर रहे हैं। नेतन्याहू के कमांडर इस्तीफा दे रहे हैं। नेतन्याहू से इजरायल की पब्लिक पूछ रही है कि गाजा में बंधक बनाए हुए लोग कब आजाद होंगे। इजरायल से लगातार पूछा जा रहा है कि ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत कहां है।